हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की चैप्टर पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 की सत्ता की साझेदारी। आज सत्ता की साझेदारी में तीसरा वीडियो है और पार्ट 3 करके हम समझेंगे। ठीक है, जैसे पहले पार्ट में हमने बेल्जियम को समझा था, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बेरूत को समझा था। आज तीसरा पार्ट है और हमारा जो तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? श्रीलंका की। मतलब श्रीलंका से संबंधित हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। वही श्रीलंका जो भारत के नीचे नहीं छोटे बच्चों की तरह लटका रहता है, जैसे ऊपर एक पिताजी होते हैं बड़े से, उनका छोटा सा बच्चा होता है हाथ पकड़ के चल रहा होता, पापा लेके चलो। तो वही हाल है श्रीलंका की कि भारत वाले जहाँ जाएंगे उसके पीछे पीछे चल चलेगा। ठीक है, तो हमें किसके बारे में समझना है? श्रीलंका के बारे में। कुछ इस तरीके से मैप है, अगर बनाए होंगे तो कभी समझ पाएंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे ही है भाई, आम जैसा है, ऊपर एकदम पतला है, नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्रीलंका में अगर हम कहें टोटल प्रांत कितने हैं, तो भाई कितने प्रांत है? टोटल 9 प्रांत है। ये पहली बेसिक जानकारी है कि पूरा जैसे अब प्रांत का मतलब समझ रहे हैं। जैसे भारत है, भारत में 28 राज्य हैं। अब भाई भारत का क्षेत्रफल बड़ा है तो 28 राज्य बनाए गए। वैसे ही ये है एकदम नन्ही मुन्नी सा, तो यहाँ प्रांत बना दिया गया। कितने प्रांत है टोटल? 9 प्रांत है। ये पहली बेसिक जानकारी है। इसी श्रीलंका का पुराना नाम आपसे कई बार तो पूछा गया है कि पुराना नाम क्या है भैया? सिलोन। क्या नाम है बाबू? सिलोन। तो श्रीलंका का पहला क्वेश्चन ही बनेगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या होता था? सिलोन। क्या नाम होता था? सिलोन। अब बात आएगी कि सर श्रीलंका के बारे में किस तरीके की चीजों को पढ़ना है। जैसे सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर श्रीलंका भी कभी किसी का गुलाम था? तो अगर गुलाम था तो ये स्वतंत्र हुआ होगा। हाँ, स्वतंत्र हुआ। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। बताएंगे 4 फरवरी 1948 को ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे ही अब कहेंगे सर स्वतंत्र किससे हुआ था यार, तो भाई वही बताएंगे ना, अंग्रेजों सब यहाँ पर भी तो आए थे, ब्रिटिश से। किससे स्वतंत्र हुआ था? ब्रिटिश से। अरे सिंपल सी बात है, जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे वही अंग्रेज इसको भी गुलाम बनाए थे, श्रीलंका वाले थे। बस हम लोग थोड़ा सा पहले हो गए, 1947 में आजाद हो गए। ये कब हुआ? 48 में आजाद हुआ। तो 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश से या ब्रिटेन से श्रीलंका क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ। तो अगर पूछे श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 फरवरी 1948 को। ये बात तो पहले आपको बतानी है। लेकिन एक डेटा और आपसे हो सकता है वो पूछे कि श्रीलंका गणतंत्र कब बना। गणतंत्र बनने का मतलब यहाँ संविधान लागू होगा ना, संविधान लागू होगा। तो 22 मई याद रखेंगे, कब की बात कर रहे हैं? 22 मई 1972 को ये क्या बन गया भैया? गणतंत्र बन गया। गणतंत्र बन गया। अभी मैं बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब जब गणतंत्र बन गया 22 मई को, एक एक डेट याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। 31 अगस्त 1978 को यहाँ पे संविधान लागू गया। कब कब की बात हो रही है? 31 अगस्त 1978 को यहाँ क्या लागू किया गया? संविधान। संविधान को क्या किया गया बाबू? लागू किया गया। ध्यान से समझेंगे। पहली डेट कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से, तो 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। अगली डेट है 22 मई 1972 को, जब श्रीलंका गणतंत्र बना। और 31 अगस्त 1978 को यहाँ पे संविधान लागू हुआ था। ये 3 डेटा तो जरूर याद रखें। ठीक है, अब सब देशों की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म रहते हैं भाई, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इसका मतलब श्रीलंका में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। क्यों? बात तो सही है एकदम सो। अब यहाँ पे जो यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। ध्यान से समझेंगे। मतलब श्रीलंका की लगभग 70% आबादी क्या है? 70% आबादी किस धर्म को मानती है? बौद्ध धर्म को मानती है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब कहेंगे सर यहाँ तो बौद्ध बहुत ज्यादा है, कैसे? भाई हिंदू से ये कन्वर्ट हुए, रहते थे हिंदू। अब समझो, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भैया यहाँ हिंदू कितना रहते हैं, तो सिर्फ कितने परसेंट रहते हैं? 13%। सिर्फ 13% हिंदू यहाँ रहते हैं। और तीसरे नंबर पे मुसलमान।
मुसलमान। यहाँ लगभग 10% के आसपास क्या है उन्ना मुसलमान, और चौथा संप्रदाय है ईसाई। अब कहेंगे सर ईसाई कैसे आ गए यहाँ पे? भाई अंग्रेजवा सब यहाँ आए थे तो कुछ अंग्रेज वापस चले गए, जो चले गए तो वो चले गए, कुछ तो यहाँ शादी कर लिए थे, शादी करेंगे तो बच्चा होगा, क्या होगा? हाँ? तो उसके बाद वो कहाँ रह गए? श्रीलंका में लगेगा, अपना देश मान लिए। तो लगभग ये 7% के आसपास कौन है? ईसाई। तो ध्यान समझेंगे, श्रीलंका में धर्म के हिसाब से मुख्य धर्म कितने हैं? 4। बौद्ध लगभग कितने परसेंट है वहाँ? 70%। हिंदू कितना है? 13%। मुसलमान कितना है? 10%। ईसाई कितना है? बस, इससे ज्यादा और कोई धर्म ना के बराबर है, मतलब ऐसे समझ जाओ कि नहीं है। लेकिन अब एक चीज और पूछी जाएगी, सर श्रीलंका में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ भाषा को लेके ही ड्रामा हुआ था गुरु, ये समझ जाओ, यहाँ भाषा को लेके ही ड्रामा हुआ था। अभी लड़ाई होगी मैं बताऊंगा, पहले ये समझ जाओ कि मतलब क्या क्या कहते हैं, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। देख, यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है सिंहली। कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंहली। तो सिंहली यहाँ की मुख्य भाषा है। जैसे अपने यहाँ हिंदी बोली जाती है, मैक्सिमम उत्तर भारत पूरा हिंदी ही बोलता है। इसका मतलब भारत में श्रीलंका में जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? सिंहली। अब कहेंगे सर कितने परसेंट? लगभग बाबू 69% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली बोलते हैं। वहाँ की लोकल भाषा, मतलब वहाँ की वर्जिन है, मतलब वहाँ से की उत्पत्ति है। ठीक है, आगे समझेंगे। देखो यहाँ पे अब 2 चीज मिलेगी आपको, एक मिलेगी श्रीलंकाई तमिल, मतलब तमिल 2 तरीके से बट जाती है, एक बोलेंगे श्रीलंकाई तमिल और एक बोलेंगे भारतीय तमिल, भारतीय मूल के तमिल। मतलब भारत के लोग जाके वहां रहने लगे तो वो भी तमिल बोलने लगे। अरे भारत का नीचे वाला राज्य कौन? तमिलनाडु है। तमिलनाडु वाले मछली मारते मारते कहाँ पहुंच गए? श्रीलंका। वहां जाके रह गए, बच गए, तो भारतवंशी हो गए। हम भारत मूल के ना लिख के हम लिख दें भारतवंशी, लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा। क्या लिख दें भैया? भारतवंशी तमिल, मतलब भारत के वंश के जो तमिल जाके वहां बोलने लगे। और चौथा था मुसलमान। ध्यान से समझेंगे भाई, सिंहली कितने लोग बोलते हैं? लगभग 69% के आसपास। और जो श्रीलंकाई तमिल वहां जो बोली जाती है वो कितनी बोली जाती है? 26%। कितने परसेंट बोली जाती है? 26% बोली जाती है। अब कहेंगे कि सर जी तो भारत वाली जो तमिल है और मुसलमान मिला के कितना? तो भैया ये सिर्फ यहाँ के 5% लोग ये भाषा बोलते हैं। मुसलमान का मतलब मुसलमान जो अपनी भाषा बोलते हैं उर्दू वगैरह या वहाँ की लोकल कुछ होगी वो, और भारत वाले तमिल। मतलब कंडीशन ये है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंहली। और 26% कौन सी भाषा बोली जाती है? श्रीलंकाई तमिल बोली जाती है। तो अब इसके बाद क्या होता है? जो विवाद ये सब कुछ चल रहा होता है, सब एकदम चकाचक होता है। नन्ना मुन्ना श्रीलंका है बेचारा हमारा, हम लोगों से ऐसे पकड़ के चल रहा होता है। ये तो सब बहुत सिंपल सी बात। आगे ठीक है, अब समझेंगे केस क्या होता है, ये बात समझनी है। मामला आता है 1956 का। मामला कब का आता है? 1956 का। 1956 में एक कानून बनाया गया और ये कहा गया कि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, ध्यान से समझना, क्या बनाया गया? एक कानून बनाया गया। 1956 में एक कानून बनाया गया और जितने लोग तमिल बोलते थे या तमिल भाषा लोगों को, इनको दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार कर दिया गया अर्थात जो वहाँ का प्रशासन होगा वहाँ से उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब भैया जब तमिल वालों को तुम प्रशासन से हटाओगे, तमिल वालों को गुस्सा नहीं आएगा कि भाई हम ही सब कुछ करने वाले, पहले हमारी बहुत वैल्यू होती थी, अब कंडीशन इतनी खराब हो गई कि तुम हमें हटा रहे हो शासन से। उन्होंने कहा कि देखो तमिल बोलने वालों को दरकिनार किया गया और कानून में ये कहा गया कि वहाँ जो मुख्य भाषा होगी, प्रशासनिक भाषा होगी, उस भाषा को किसको बनाया गया? सिंहली को बनाया गया। मतलब सिंहली यहाँ की कौन सी भाषा बन गई? प्रशासनिक भाषा बन गई। प्रशासनिक मतलब प्रशासन करने वाली भाषा, मतलब वहाँ का जो काम काज होगा, चाहे सरकारी काम काज हो या प्राइवेट काम होगा, उसमें सबसे ज्यादा भाषा कौन यूज की जाएगी? सिंहली भाषा यूज की जाएगी। जब ये सब कुछ हो रहा था उतना ही नहीं कहा गया भाई, सिंहली के लिए ये कहा गया वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे जो सरकारी नौकरियां होंगी,
उनमें सब में जो लोग सिंहली भाषा बोलते हैं उनको प्राथमिकता दी गई। ये बात समझो, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को क्या कहा गया, कहाँ कहाँ भैया प्राथमिकता दी गई कि अगर तुम्हें सिंहली भाषा आती है तुम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकते हो। ध्यान से समझना, और कोई भाषा आती है तो चलो हटो, किनारे हटो, बाजू हटो, ठीक है। आप अधिकारी बन सकते हो, वहाँ के कोई भी अधिकारी का पद आएगा आराम से आप भर सकते हो। मतलब हम ये कहते हैं अधिकारी, अधिकारी का मतलब हम नौकरियों में किसको वरीयता देंगे, सिंहली भाषा को। मतलब ऐसा नहीं कि तमिल बोलने वाले को लोग कुछ नहीं कहेंगे जाओ किनारे से, नहीं भाई, वो सिंपल सी बात करेंगे कि आप तमिल वालों को है वैल्यू है, लेकिन जितनी सिंहली को वैल्यू है उतनी तमिल वालों को वैल्यू नहीं। तो प्रशासनिक भाषा किसको बना दिया गया, तमिल। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सिंहली को यहाँ की अधिकारी का प्रशासनिक भाषा बनाया गया तो तमिल बोलने वाले लोग और कौन भाषा बोलने वाले, सिंहली, सिंहली भाषा दोनों एक दूसरे के भैया विरुद्ध हो गए। एक दूसरे के क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। विरुद्ध होने का मतलब कि सिंहली कह रहे हैं कि हमारा वजूद ज्यादा है, हम शासन करेंगे। तमिल कहते हैं भैया हमने तो सरकार ने बाहर कर दिया, हम सरकार में है ही नहीं। इस बात को लेकर समस्या हो गई और मामला इतना बिगड़ गया, मतलब तमिल बोलने वाले और सिंहली बोलने वाले का मामला इतना बिगड़ गया कि 1980 आते आते इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई भैया, गृह युद्ध शुरू हो गया बाबू, समझेंगे। लड़ाई जो वही वाला बेरूत वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, ध्यान से समझेंगे, बेरूत वाली कंडीशन बन रही है। बेरूत का मतलब वहां पे अलग अलग समुदाय में लेकिन लड़ाई हो गई, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने की लड़ाई हो गई। कोई कह रहा कि तमिल वाले कह रहे हैं भाई हम सरकार में आएंगे, सिंहली वाले कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे, राष्ट्रपति हम बनेंगे, प्रधानमंत्री हम, ताम झाम जो करना रहेगा हम करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे अभी आप फिलहाल में देखे होंगे श्रीलंका में, अभी फिलहाल की बात है, वहाँ थोड़ा सा आर्थिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। मतलब ऐसा हो गया था उसने कर्जा ज़्यादा ले लिया था और देशों से, तो उसके चक्कर में वहाँ कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, रुपया पैसा ऐसा लगा कि श्रीलंका बर्बाद हो जाएगा। भाई वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया, राष्ट्रपति के घर में घुस गए। अति तो तब हो गई भैया, कुछ ऐसे एकदम निठल्ले तो राष्ट्रपति के घर में उसमें उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, छपा छप छपा छप, कोई उनके बेडरूम में जाके मजे मार रहा। अति तब हो गई, एक तो हम वीडियो में देखे भाई न्यूज चैनल में, वो उनकी टीवी उखाड़ के सर पे रख के ले जा रहा है घर। ये हाल हो गई थी श्रीलंका की। अभी जल्दी की बात है, पिछले 2 सालों की बात है ये। तो समझ रहे हैं सिर्फ किस बात को लेके कि वो अलग भाषा वाले कह रहे थे हमें प्रशासन चाहिए, अलग भाषा वाले कहेंगे हमें प्रशासन चाहिए। बाद में ये मामला 1980 से चल रहा था, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। तो बाद में कहा गया भैया लड़ाई झगड़ा खत्म करो, और लड़ाई झगड़ा खत्म करते करते इनको समय आ गया था 2009 का। तब जाके वहां पे सिंहली को अधिकार दिया गया सरकार में बराबर का, और तमिल बोलने वाले लोगों को भी सरकार बनाने में बराबर अधिकार दिया गया। तब जाके ये लड़ाई झगड़ा क्या हुआ, खत्म हुआ। अर्थात श्रीलंका में वही कंडीशन हुई जो कहाँ पे हुई थी, बेरूत में, जो कहाँ हुई थी, बेल्जियम में हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर सुकून से जिंदगी काटनी है तो ना जात के चक्कर में पड़ो, ना धर्म के चक्कर में पड़ो, ना तो भाषा के चक्कर में पड़ो। अगर इन सब से दूर रहोगे तो सुकून में रहोगे गुरु। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुरक्षित रहो, पढ़ो, जितने दिन की जिंदगी मिली है, नहीं तो दांत चियार के मर जाओगे, कछु मिलेगा नहीं। सिंपल सी बात। यहाँ तक बात समझ में आई। जैसे अगर मैं आपको मैप पे कुछ चीजें बताना चाहूँ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया इस वाले क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक जितना पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ पे रहते हैं श्रीलंकाई तमिल। हाँ, जो अभी मैं बात कर रहा था श्रीलंकाई तमिल, ध्यान से समझेंगे। और मैक्सिमम पार्ट में, जो मैक्सिमम पार्ट है वहां पे रहते हैं सिंहली। कौन रहते हैं भैया, क्योंकि इनकी आबादी भी ज्यादा है तो सिंहली रहते हैं। अच्छा, अब बात आई कि सर जी एक ही बताओ, श्रीलंकाई तमिल समझ में आ गया, हमें हमें भारतवंशी तमिल के बारे में थोड़ा बताओ। हम बताएंगे कुछ इस बीच में, यहाँ पे इस वाला जो एरिया है यहाँ पे रहते हैं भारतवंशी तमिल, ठीक है। इस वाले एरिया में रहते हैं भारतवंशी तमिल, ध्यान से समझेंगे। इस पूरे प्रांत में श्रीलंकाई तमिल रहते हैं,
और पूरा जो प्रांत आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंहली रहते हैं, बीच में कुछ हिस्सा है जहाँ भारतवंशी तमिल रहते हैं, और ऐसे ऐसे करके यहाँ 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 ऐसे छिटपुट, मतलब एक जगह नहीं, 2 4 10 घर एक जगह है, ऐसे ऐसे करके ये जो बिंदी बिंदी दिख रहा है ये रहते हैं मुसलमान। मतलब यहाँ की मुसलमान एक जगह स्थिर नहीं है, मतलब वो बटे हुए हैं, कोई यहाँ रहता है कोई वहाँ रहता है, मतलब हालत बड़ी खराब है वहाँ मुसलमानों की। तो जब नया संविधान बनाया गया उसमें प्रावधान किया गया कि सरकार, देखो जब नया संविधान बनाया गया उसमें बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा है, तो उन्हें कहा गया कि अब श्रीलंका में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाएगा, अर्थात बौद्ध धर्म के लिए थोड़ा ज्यादा काम किया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से बौद्ध धर्म खत्म हुआ तो मामला किसके ऊपर चला जाएगा, हिंदू, और श्रीलंका भी कौन सा राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू। इसलिए कहा गया कि नहीं, हिंदू नहीं बनाना, तो सबसे ज्यादा अगर 70% है तो यहाँ पे बौद्ध मठों की स्थापना की गई, महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां लगाई गई, मतलब पूरे तरीके से पर्यटन को वहां पे क्या कर दिया गया, बढ़ावा दिया गया। और जो तमिल बोलने वाले हैं, सिंहली बोलने वाले हैं, यहाँ की सरकार में उन्हें बराबर का दर्जा दिया गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक का भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब अगर इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बता दे, फिर हम बताएंगे। अब ध्यान से समझना, जब इतना सब कुछ हुआ श्रीलंका में, इतना सब कुछ जब हो रहा था, तो आगे कहानी कहाँ पहुंचती है, जब इस तरीके की चीजें हुई आगे क्या हुआ वो हमें समझना है। तो अगर लिख लिए हो थोड़ा बहुत तो हम मिटा देते हैं भैया, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना कि एक स्लाइड ऐसे आगे घिसका देंगे, कहा सर जी कि वो सब लिखा रहेगा। देखो जब इतना सब कुछ हो रहा था तो सरकारों के बीच शासन को बांटा गया, मतलब एक तरीके से समझो, मतलब इस सत्ता की, जो हम सत्ता की बात कर रहे हैं, इसका विभाजन किया गया। किस तरीके से विभाजन किया गया ये जाना जाएगा आपको। एक विभाजन होता है क्षैतिज विभाजन, मतलब हम कह सकते हैं क्षैतिज वितरण। एक विभाजन होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो समझने की कोशिश करो, एक विभाजन होता है इस सत्ता का क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अगर हम ये कहें कि हम पूरे सरकार को केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और प्रांतीय सरकार में विभाजित कर दें, अर्थात पूरे देश की सत्ता को सबसे उच्च उससे निम्न प्रकार में बांट दिया जाए, इसे बोलेंगे उसका ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो समझने की कोशिश करेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण में हम क्या करेंगे, अगर हम सरकार को, जो हमने सरकार बनाई है, इस सरकार को हम किस तरीके से बांटे, केंद्र सरकार में, जो केंद्र के लिए काम करेगी, मतलब केंद्र के लिए जो काम करेगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के नीचे जो काम करेगी उसे हम बोलेंगे राज्य सरकार, और राज्य सरकार के नीचे जो काम करेगी उसे बोलेंगे प्रांतीय सरकार, जो प्रांत में काम करेगी प्रांतीय सरकार। मतलब हम आपसे अगर पूछा जाए कि भैया सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, क्वेश्चन बनेगा ये गुरु, एग्जाम में आया हुआ है, मतलब अति लघु उत्तरी में कैसे समझाएंगे इसको, कहेंगे कि सर अगर सत्ता के विभाजन में या सरकार के विभाजन में सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार के रूप में, उसके बाद राज्य सरकार के रूप में, उसके बाद प्रांतीय सरकार के रूप में, कभी कभी इस प्रांत को वो क्षेत्रीय सरकार लिख सकता है, तो बहुत तकलीफ की बात नहीं है, क्षेत्रीय सरकार। अगर हम इसको प्रांतीय सरकार के रूप में, क्षेत्रीय सरकार के रूप में बांट दें, मतलब उच्च फिर उससे निम्न, फिर उससे निम्न में शक्तियों का बंटवारा कर दें, तो इस विभाजन को या इस वितरण को ही हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। भाई यहाँ तक बात समझ में आई, ऊर्ध्वाधर वितरण भी समझ में आया। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जी क्षैतिज वितरण क्या होता है, तो क्षैतिज वितरण में अगर सरकार के पावर को, ध्यान से समझेंगे, अगर सरकार के पावर को, हमने आपको एक चीज पहले बता रखी थी कि अगर इस सरकार के पावर को, मतलब इस सरकार का निर्माण कुछ इस तरीके से, जैसे कार्यपालिका में, ध्यान से समझेंगे, किसमें हो जाए, कार्यपालिका में, कार्यपालिका के बाद यहाँ पे हो न्यायपालिका, न्यायपालिका, और न्यायपालिका के नीचे जो विधायिका, क्या हो भैया,
विधायिका। अगर शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से कर दिया जाए, अगर सरकार की शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के रूप में कर दिया जाए तो इस वितरण को हम बोलेंगे क्षैतिज वितरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्षैतिज वितरण। तो दोनों बात समझ आई। देखिए एग्जाम मतलब अगर हो सकता है वो ऐसा कुछ क्वेश्चन कर दे कि क्षैतिज वितरण ऊर्ध्वाधर वितरण को बराबर बराबर समझाइए या दोनों में क्या अंतर है समझाइए। आप कहेंगे सर क्षैतिज वितरण में सरकार को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के रूप में बांटा जाता है और ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के रूप में बांटा जाता है। मतलब देखो सरकार काम जो करेगी उसे कार्यपालिका, न्यायपालिका का मतलब है देश में न्याय करने का काम, और विधायिका का मतलब है देश में विधेयक या कानून बनाने का काम करती है। तो मेरे हिसाब से आप पूरे तरीके से क्षैतिज वितरण को समझ गए, ऊर्ध्वाधर वितरण में पूरी श्रीलंका की कहानी को समझ गए। इसके बाद भी अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और मैं उसका पूरे तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, थैंक यू।